हेलो एस्पिरेंट। प्रीलिम्स एग्ज़ाम में बस 4 महीने बच गए है ना। तो मैं आपके लिए 4 महीने का एक कंप्लीट स्ट्रेटेजी लाया हूँ, जिसमें मैं आपको स्टडी प्लान्स भी दूंगा, आपको रूटीन दूंगा कि आप इस रूटीन को फॉलो करते हुए कैसे हर एक चीज़ कवर कर सकते हैं। हम इस वीडियो में ये भी बात करेंगे कि स्टैटिक पोर्शन को हम कैसे ख़त्म करें, ठीक है। फिर हम बात करेंगे कि करंट अफेयर सेक्शन के साथ क्या किया जाए, प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन हैं उनका रिवीजन कैसे करें, मॉक टेस्ट कितने लगाएं और कब लगाएं, किन किन इंस्टीट्यूट्स के लगाएं, क्योंकि कुछ इंस्टीट्यूट्स ऐसे हैं जिनके मॉक टेस्ट यूपीएससी के लेवल से काफ़ी टफ होते हैं, जिससे आपका मोटिवेशन डाउन हो सकता है, ठीक है। आखिरी में हम बात करेंगे कि मेंस की पढ़ाई करना जारी रखें या छोड़ दें, ठीक है। तो इन सारे क्वेश्चंस के रिगार्डिंग हम इस वीडियो में बात करेंगे। आगे बढ़ने से पहले हमारे लिए ये जानना ज़रूरी है कि सबके पास 4 महीने ही है और ये टाइम लिमिटेड है, पर पढ़ने के लिए काफ़ी सारी चीज़ें हैं, तो हमें अपनी प्रायोरिटीज सेट करनी पड़ेंगी, ठीक है। तो इस 4 मंथ के फेज़ में जिस चीज़ को आप सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस देंगे वो होगी प्रायोरिटी। आपको चीज़ों को प्रायोरिटाइज़ करना पड़ेगा कि ये जो चीज़ें हैं वो मैं सबसे पहले करूँगा और उसके बाद अगर टाइम बचता है तो कुछ और करूँगा। तो प्रायोरिटी के हिसाब से मैंने सब्जेक्ट को डिवाइड कर दिया है ईजी सब्जेक्ट्स में और हार्ड सब्जेक्ट में। ईजी सब्जेक्ट्स में मैंने रखा है पॉलिटी को, इकोनॉमी को, जियोग्राफी को, मॉडर्न हिस्ट्री को। इन्हें ईजी सब्जेक्ट्स में इसलिए रखा है क्योंकि आप सबको पता है, इनके सोर्सेस हमें पता होता है कि इनकी तैयारी कहाँ से करनी है। जैसे कि पॉलिटी की बात कर लें तो हम लक्ष्मीकांत से, है ना। इकोनॉमी आप मृणाल सर से कर सकते हैं, या फिर श्री राम IAS की बुकलेट पढ़ सकते हैं, या फिर रमेश सिंह पढ़ सकते हैं। जियोग्राफी के लिए हम NCERT पढ़ सकते हैं GC लोगों के साथ। एंड लास्टली मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम पढ़ सकते हैं। तो इनके जो सोर्सेस होते हैं वो फिक्स होते हैं, ठीक है। हमें पता होता है कि हमें अपनी तैयारी कहाँ से करनी है। बट ऑन द अदर हैंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी का कोई स्पेसिफिक सोर्स नहीं होता। इसके क्वेश्चंस करंट अफेयर से आते हैं सारे के सारे, ऑलमोस्ट सारे, ठीक है। एनवायरनमेंट का सोर्स तो है जो कि शंकर IAS है, बट आप देखेंगे कि एनवायरनमेंट के भी मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन करंट अफेयर से पूछे जाते हैं या फिर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से पूछे जाते हैं। एंशिएंट और मेडिएवल एंड आर्ट एंड हिस्ट्री, इसमें आप देखोगे कि एंशिएंट और मेडिएवल और आर्ट एंड हिस्ट्री में आप जितनी भी पढ़ाई कर लो, क्वेश्चंस कुछ ही सॉल्व हो पाते हैं। जैसे 10 क्वेश्चन आया तो उसमें से 4 कर सकते हो या 3 कर सकते हो, है ना। यहाँ क्वेश्चंस की टफनेस बहुत फैक्चुअल होती है क्वेश्चंस, इस वजह से ये बहुत टफ पड़ जाता है। तो जब भी आप अपनी तैयारी चालू करेंगे तो आप इजी सब्जेक्ट को पहले उठाएंगे, क्योंकि ये सब्जेक्ट्स हर एक बंदा जो भी तैयारी कर रहा है, हर एक एस्पिरेंट जो सीरियस है, वो इन सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके जाने वाला है, ठीक है। तो इसलिए आपको इसमें बाकियों से बेटर करना है, हो सके तो उनके इक्वल आ जाए, मतलब जो बाकी लोग स्कोर करें उतना तो करना ही है। क्योंकि अगर इसमें आपने कमी की ना, इन चारों सब्जेक्ट्स में आपने कमी की, तो आप कंपटीशन से पहले ही बाहर हो चुके हैं, ठीक है। इस वजह से हमें यहाँ पे बहुत फोकस करके पढ़ाई करनी है। तो मान लीजिए कि ये पॉलिटी और ये इकोनॉमी है, यहाँ से ऑन एवरेज हर साल 15 क्वेश्चंस आते हैं। 15 कितने क्वेश्चंस हो गए? 30 यानी कि 60 नंबर यहाँ से आता है, ठीक है। अब 60 मार्क में से यहाँ 50 स्कोर करना बड़ा ही आसान है। अगर आपने अच्छे से तैयारी की है तो यहाँ से आप 50 स्कोर कर सकते हो। आगे जियोग्राफी और मॉडर्न हिस्ट्री से दोनों से मिला के कितने क्वेश्चन है? 15 और 10 25, ठीक है। 25 मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ पे है और 25 क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। कभी कभी यहाँ से मॉडर्न हिस्ट्री से कम, और ये क्वेश्चन यहाँ पे आर्ट एंड कल्चर और एंशिएंट और मेडिएवल में बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो ऑन एवरेज मान लीजिए कि यहाँ से 25 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। 25 मतलब यहाँ से कितने नंबर के क्वेश्चन है? 50। और आपने यहाँ से 50% कर ली, ठीक है, 25, फिर भी आपको 25 मिलेंगे। इधर आते हैं, यहाँ पे ये टफ सेक्शन है, पर ये सारे करंट अफेयर्स के सेक्शन से होता है। तो आपने अगर करंट अफेयर्स एवरेज भी तैयारी की है तो 50-50 तो करेंगे ही, यानी कि 2 सवाल सही करेंगे तो 2 गलत, है ना, या फिर 2 स्किप करेंगे, मतलब 2 सवाल तो सही कर ही सकते हैं। तो साइंस एंड टेक से 15 मार्क और यहाँ एनवायरनमेंट से भी 15 क्वेश्चन। तो 15 कितने क्वेश्चन हो गए? 30 क्वेश्चन। 30 क्वेश्चन का मतलब यहाँ पे 60 मार्क्स। इस 60 में से, ठीक है, आप अगर 40 भी ला लो, ठीक है, 50% भी नहीं ले रहे हैं हम, इस 60 में से 30 ला लो, 50%, ठीक है। तो 30 मार्क्स यहाँ पे जुड़ गए। उसके बाद आर्ट एंड कल्चर है, ठीक है। तो आर्ट एंड कल्चर से कितने नंबर्स के क्वेश्चन आते हैं? मेडिएवल से आते हैं 5 मार्क्स के, आर्ट एंड कल्चर से आते हैं 5 मार्क्स के, ठीक है।
तो अगर हम इन दोनों की बात कर लें, आर्ट एंड कल्चर और मेडिएवल और एंशिएंट की, तो यहाँ से 10 मार्क मान लो आपने 3 सवाल सही करे, क्योंकि सॉरी 10 सवाल है, आपने 3 सवाल सही करे। अगर आप 3 सवाल सही भी करते हैं तो यहाँ से आपको 6 नंबर मिल जाते हैं। टोटल आपके नंबर कितने हुए? 50 और 20, 75, 25, 75, 75 और 25, 100, 105 और 106, यानी कि टोटल मार्क्स हुए आपके 106। जबकि आप स्कोर सिर्फ इन सब्जेक्ट में पूरा कर रहे हो, पूरा इन द सेंस 60 मार्क्स में से 50 मार्क्स, जो कि बहुत आसान है। और बाकी सब्जेक्ट्स में से मैंने आधे आधे सवाल लिए हैं, एक सवाल सही करते हो तो एक गलत करते हो, ठीक है। उससे नेगेटिव मार्किंग का भी इम्पेक्ट पड़ेगा, पर आप हमेशा कट ऑफ के आसपास रहोगे, ठीक है। तो इसलिए आपको प्रायोरिटी सेट करके चलनी है, ठीक है। और प्रायोरिटी में सबसे ऊपर जिन सब्जेक्ट्स को रखना है वो है इकोनॉमी और पॉलिटी, ठीक है, क्योंकि यहाँ से सबसे आसान क्वेश्चन आते हैं और इन सब्जेक्ट्स को बहुत अच्छे से तैयारी की जा सकती है। तो ये सब्जेक्ट्स अगर कवर हो जाए, आप इन सब्जेक्ट को मास्टर कर लो, और इन सब्जेक्ट को मास्टर करने के बाद इन सब्जेक्ट्स पे बढ़ो। क्यों? क्योंकि ये वाले सब्जेक्ट्स आपको पता नहीं है आप कहाँ से तैयारी करोगे, कहाँ से प्रिपेयर करोगे, और प्रिपेयर करने के बाद भी यहाँ जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे उनके आंसर आप दे पाओगे या नहीं, इसकी आप गारंटी नहीं ले सकते। ये तो कर ली हमने सब्जेक्ट वाइज प्रायोरिटी की बात, कौन से सब्जेक्ट को प्रायोरिटी पे ऊपर रखें, ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि सब्जेक्ट के अंदर जब पढ़ना चालू करें, मान लीजिए आपने पॉलिटी को पढ़ना चालू करा, तो पॉलिटी में लगभग 70 से 80 चैप्टर्स है ना, 70 to 80 चैप्टर्स। तो क्या 70 to 80 चैप्टर्स सारी के सारे इंपॉर्टेंट है, या उनमें भी कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जिन्हें हमें बार बार पढ़ना चाहिए और बाकी चैप्टर्स पे कम फोकस करना चाहिए, है ना। तो सब्जेक्ट वाइज भी आप अपनी प्रायोरिटी बना लेंगे। जैसे आप पॉलिटी पढ़ने जा रहे हो तो आपको पता है कि फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज़, प्रीएम्बल, प्रेसिडेंट, डीपीएसपी, है ना, स्टेट लेजिस्लेचर, पार्लियामेंट, इन सब जगह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अमेंडमेंट्स, है ना। आप अगर प्रीवियस ईयर को करोगे तो आप पाओगे कि पॉलिटी में बस यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यानी कि अगर 20 क्वेश्चन पूछे गए हैं तो 20 क्वेश्चन में से 17-18 क्वेश्चन या फिर 16 से 17 क्वेश्चन ऐसे टॉपिक से होते हैं, ठीक है। तो आपको ये कैसे पता चलेगा कि कौन सी टॉपिक को प्रायोरिटी देनी है, किसको प्रायोरिटी नहीं देनी? ये पता चलेगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करने से, ठीक है। आप में से जिन्होंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर रखा होगा उनको तो ये प्रायोरिटी पता होगी, पर जिनको ये प्रायोरिटी नहीं पता किस सब्जेक्ट में सबसे पहले किस टॉपिक को कवर करें या फिर रिवाइज करें और किन पे ज़्यादा ध्यान दें, अगर आपको नहीं पता तो आप टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा और वहाँ पे मैं शेयर कर दूंगा कि किस किस सब्जेक्ट्स में कौन से टॉपिक जो है वो प्रायोरिटी में आनी चाहिए, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कि जो टाइम टेबल होगा हमारा, उस टाइम टेबल में हम स्टैटिक पोर्शन को कैसे कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो अभी इस प्रेजेंट सिचुएशन पे, आज की डेट पे जो स्टूडेंट्स है वो 2 कैटेगरी में हो सकते हैं। एक ये कैटेगरी है और ये दूसरी वाली कैटेगरी। इस कैटेगरी में वो स्टूडेंट्स आएंगे जिनका प्रिपरेशन का लेवल उस लेवल का हो चुका है कि वो 15 डे में एक सब्जेक्ट को रिवाइज कर सकते हैं, उसके मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। दूसरे स्टूडेंट वो होंगे जो 7 डेज़ में ही एक सब्जेक्ट को कम्प्लीटली रिवाइज कर सकते हैं। तो दोनों स्टूडेंट्स, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो होंगे वो यहाँ पे होंगे, ठीक है। और यहाँ पे वो स्टूडेंट्स होंगे जो 2-3 सालों से तैयारी कर रहा है, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स कहाँ पे आएंगे? यहाँ पे आएंगे। तो आपको टेंशन लेने की कोई बात नहीं है कि आपकी 7 दिन में एक सब्जेक्ट रिवाइज नहीं हो पा रहा है। तो हम दोनों ही स्ट्रेटेजी देखेंगे कि 15 डेज़ के हिसाब से हमें कैसे पढ़ाई करनी चाहिए कि हम एग्ज़ाम आते आते हर एक सेक्शन करंट अफेयर्स के साथ कंप्लीट कर चुके होंगे। और यहाँ पे इसके हिसाब से भी देखेंगे कि अगर हम 7 डे के हिसाब से पर सब्जेक्ट को कवर करें तो हम कितने दिन में एग्ज़ाम से कितने दिन पहले तक अपना सिलेबस ख़त्म कर पाएंगे और किस दिन हमें क्या क्या पढ़ना है, ये पूरी चीज़ें हम देखेंगे आगे। ये है 15 दिन की स्ट्रेटेजी। जो स्टूडेंट 15 दिन में एक सब्जेक्ट को रिवाइज करते हैं उनके लिए ये स्ट्रेटेजी बनाई है मैंने, ठीक है। आपको 1 फरवरी से 11 फरवरी तक पॉलिटी पढ़नी है, ठीक है। उसके बाद ये तो 11 दिन ख़त्म हो गए हमारे। उसके बाद 12 फेब को और 13 फेब को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आपको रिवाइज करना है, ठीक है। आप ध्यान दें कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को, सिर्फ क्वेश्चन को रिवाइज ना करें, उसके ऑप्शंस को भी रिवाइज करें, ठीक है। ध्यान से उसको करना है। फिर आप यहाँ पे टेस्ट सीरीज़ पॉलिटी के लगाएंगे,
ठीक है, 2 दिन है आपके पास, तो 2 दिन में आप कितने टेस्ट सीरीज लगा सकते हैं उतने लगाइएगा। कम से कम एक सेक्टरल लगाइएगा, ठीक है, एक सेक्टरल टेस्ट सीरीज। पहले दिन एक लगाइए, दूसरे दिन दूसरा टेस्ट सीरीज लगाइए और उसको एनालाइज कीजिए। और जिन्हें लगता है कि हम 2 से ज़्यादा टेस्ट सीरीज लगा सकते हैं तो मिनिमम 2 लगाइए, उससे ज़्यादा भी आप लगा सकते हैं तो टेस्ट सीरीज लगाइए। अब प्रीवियस ईयर को एनालाइज करने के बाद और टेस्ट सीरीज लगाने के बाद आपको ऑलरेडी पता चल गया होगा कि पॉलिटी में कौन से एरियाज बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और कौन से एरियाज ऐसे हैं जो मेरे वीक पॉइंट्स हैं, जहाँ मैं जब टेस्ट लगा रहा हूँ तो मैं उन्हें रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, है ना, वहाँ मेरे जो क्वेश्चन है वो गलत हो रहा है। तो 2 एरियाज़ पे हमें फोकस करना है, वो होंगे स्पेसिफिक एरिया। तो स्पेसिफिक एरिया में 2 एरियाज़ पे हमें फोकस करना है। पहला एरिया जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कैसे पता चला हमें, टेस्ट सीरीज़ लगा के। टेस्ट सीरीज़ में जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, प्रीवियस ईयर में जहाँ से क्वेश्चन आए हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो ये हो गया हमारा पहला स्पेसिफिक एरिया। और दूसरा, इनमें भी वो और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया जहाँ सवाल आपके गलत हो रहे हैं, ठीक है। तो ये जो आखिरी के 2 दिन होंगे उनमें आप सिर्फ उसी चीज़ को रिवाइज करोगे, यानी कि इम्पोर्टेंट स्पेसिफिक एरियाज़ को रिवाइज करोगे। ऐसे ही इकोनॉमी का भी सेम है। पहले 5 दिन, पहले 16 से लेकर 26 तक आप इकोनॉमी को कंप्लीट करोगे, ठीक है, बहुत अच्छे से पढ़ोगे उसको। 27 को आप इसको टेस्ट सीरीज लगाओगे और 28 को एनालाइज करोगे, ठीक है। सेम बाकी सब्जेक्ट के साथ भी रिपीट करना है आपको। ये स्ट्रेटेजी कब तक की है, 15 मई तक की, ठीक है, यानी कि 15 मई तक आपको यही करना है। और ऐसे आप सारे सब्जेक्ट रिवाइज कर चुके होंगे। यहाँ पे मैंने 2 सब्जेक्ट एक साथ रखे क्योंकि साइंस एंड टेक आप मोस्टली कहीं से कोई नोट्स पढ़ोगे छोटा मोटा, और उसके बाद ये मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस करंट अफेयर्स से आने हैं तो करंट अफेयर्स करोगे आप, ठीक है। तो इसके साथ आप आर्ट एंड कल्चर ख़त्म कर सकते हो। और आर्ट एंड कल्चर जब आप कर रहे हो तो आप कोशिश करना कि बस बेसिक चीज़ें पढ़ो, ज़्यादा डीप डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर डीप डिटेल में जा रहे हो तो वैसे टॉपिक पे जाना जिससे प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, ठीक है। और यहाँ इसमें भी मैंने एंशिएंट और मेडिएवल को एक साथ रखा है क्योंकि एंशिएंट और मेडिएवल से ज़्यादातर 1 लाइनर क्वेश्चंस, फैक्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और यहाँ से भी आप जितनी भी तैयारी कर लो, मतलब आपके क्वेश्चंस बहुत कम चांसेस होते हैं कि सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो इस वजह से इनको मैंने लास्ट में रखा है, प्रायोरिटी लिस्ट में भी लास्ट में है, क्योंकि हमारा मेन टारगेट क्या है कि हमें यहाँ से अपना एग्जाम क्वालिफाई करना है ना। हमें सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी यहाँ पे देनी है क्योंकि हर एक स्टूडेंट यहाँ अच्छे से तैयारी करके जाएगा, ठीक है। ये है 15 डे स्ट्रेटेजी। करंट अफेयर्स की बात हम वीडियो के लास्ट में करेंगे कि करंट अफेयर्स को इसमें हम डील कैसे करें। अभी हम स्टैटिक की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब देखते हैं कि 7 डे पर सब्जेक्ट की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, ठीक है। तो 7 डे फॉर सब्जेक्ट की स्ट्रेटेजी 1 से 5 फेब तक आप पॉलिटी करोगे, ठीक है। 6 फेब को आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करोगे और टेस्ट मॉक टेस्ट लगाओगे, ठीक है। और 7 फेब को आप स्पेसिफिक एरिया रिवाइज करोगे, जो मैं पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि ये क्या होता है, ठीक है। इसको आप रिपीट करोगे, है ना, जैसा दिया गया है वैसा फॉलो करोगे। एंड ये कब तक का हो गया, 28 मार्च तक का, ठीक है। अब 28 मार्च तक के बाद, 28 मार्च के बाद अप्रैल में 4 वीक में आपकी ये फिर से आपको रिपीट कर देना है, पॉलिटी, इकोनॉमी, जियोग्राफी और मॉडर्न हिस्ट्री। अब देखिए इस टाइम टेबल का फ़ायदा क्या है कि जिन एरियाज़ से हमें फोकस करके एग्ज़ाम क्लियर करना है, जिन एरियाज़ को हमें बहुत स्ट्रांगली तैयार करना है, वो एरियाज़ हमारे 2 बार रिवाइज हो जाएंगे प्रीलिम्स से पहले, ठीक है। तो ये आपको कर लेना है, समझ में आया। और उसके बाद लास्ट के जो 15 दिन बचेंगे उसमें सिर्फ आपको रिवीजन करना है, ठीक है। या फिर लास्ट जो मई का महीना बचेगा, मई के महीने में आप बस रिवीजन करो, कुछ भी नया मत पढ़ो। आपने जो मॉक टेस्ट लगाए हैं वो रिवाइज करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिवाइज करो। आपके सारे जो अभी ये जो नोट्स बने हैं, है ना, पॉलिटी से आपको पता चल गया होगा कि स्पेसिफिक एरिया कौन सी है जिनमें मुझे फोकस करनी है। तो उन सब एरियाज़ का बस रिवीजन करो, रिवीजन करो, रिवीजन करो और रिवीजन करो, और आपको कुछ नहीं करना। अब बात कर लेते हैं कि करंट अफेयर्स की तैयारी कैसे करें। अब करंट अफेयर्स की जब हम बात कर रहे हैं तो यहाँ भी स्टूडेंट जो होंगे, ठीक है, ये 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं हम। एक वैसे स्टूडेंट होंगे जो किसी ना किसी सोर्स को, चाहे द हिंदू से नोट्स बना रहे हैं या फिर मंथली करंट अफेयर्स डेली बेसिस हर मंथ का कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है। तो इनके पास कम से कम एक सोर्स है जिनसे ये करंट अफेयर्स कवर करते आए हैं, चाहे वो द हिंदू हो, चाहे विजन IAS का मंथली मैगजीन हो, चाहे किसी और इंस्टीट्यूट का मंथली मैगजीन हो, पर आपने उसको अच्छे से कंप्लीट करा है हर महीने, ठीक है। दूसरे वो होंगे जो कभी करते हैं कभी नहीं करते, आज किया कल नहीं करेंगे, फिर कल किया परसों नहीं करेंगे, है ना। और आखिरी में वो आते हैं जिन्होंने कुछ नहीं किया अभी तक। तो इन दोनों को
हम एक ही कैटेगरी में रखेंगे, क्योंकि हमें पता नहीं चलता। अगर आपने आज किया है कल नहीं किया तो आपको पता नहीं रहेगा कि आपको किस महीने, हर महीने में 15 दिन का आपने किया होगा, 15 दिन का नहीं किया होगा, किस दिन का किया है किस दिन का नहीं किया ये आपको पता नहीं रहता। इसलिए करंट अफेयर्स आपको फिर से करना पड़ेगा ताकि आपकी एक कॉम्प्रहेंसिव तैयारी हो सके। ठीक है, तो ये लोग जो रेगुलर सोर्स वन सोर्स फॉलो कर रहे हैं इनको मैं सजेस्ट करूँगा कि आप अगर मंथली मैगजीन कर रहे थे तो आप मंथली मैगजीन को ही बार बार रिवाइज करें। ठीक है, जिस भी इंस्टीट्यूट का मंथली मैगजीन है उसे बार बार रिवाइज करें। और जब PT 365 आता है, PT 365, तो इनसे सिलेक्टिव चीज़ें पढ़ें। वैसे मंथली मैगजीन के ही सारी चीज़ें होती हैं यहाँ पे, बट ये नोट्स के तौर पे होती है। प्रीलिम्स का नोट्स थोड़ा स्पेसिफाई करके पढ़ाया जाता है प्रीलिम्स के तरीके से, तो आप यहाँ सिलेक्टिवली पढ़ सकते हैं। आपको जो लगे कि ठीक है ये पढ़ने में यहाँ अच्छा लग रहा है, या फिर रिकॉलिंग में आसान हो जाएगा, या फिर कोई टॉपिक यहाँ मंथली मैगजीन में कवर नहीं हुई थी वो यहाँ पे है। ऐसा कोई टॉपिक वैसे होगा नहीं, बाई चांस ही कुछ वैसा होगा, तो आप PT 365 कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया रेगुलर वालों का। इन दोनों को क्या करना है, इन दोनों को मंथली मैगजीन्स की तरफ नहीं जाना। ठीक है, किसी भी इंस्टीट्यूट का मंथली मैगजीन अब आपको नहीं पढ़ना है, आपको बस PT 365 इसको कवर करना है, क्योंकि PT 365 से ऑलमोस्ट 70 to 80% क्वेश्चन कवर हो जाता है। ठीक है, और इतना ही तो हमें करना है, तो PT 365 को आप बहुत अच्छे से रिवाइज कर लेना। और जब भी आप करंट अफेयर्स करना, तो करंट अफेयर्स में भी आपको हमने पहले सीखा था ना कि हमें स्ट्रेटेजी में प्रायोरिटी बनानी है कि किस चीज़ को हम पहले करेंगे। तो करंट अफेयर्स भी करना, तो करंट अफेयर्स में आप देखते हो कि साइंस एंड टेक के क्वेश्चंस करंट से होते हैं, इकोनॉमी के क्वेश्चन बहुत सारे करंट से होते हैं, एनवायरनमेंट के क्वेश्चन करंट से होते हैं। तो साइंस एंड टेक कर लिया, इकोनॉमी कर लिया, एनवायरनमेंट कर लिया, ये सब बहुत फोकस के साथ आपको यहाँ से करना है। ठीक है, इसके बाद आपको टाइम बच जाता है तो आप पॉलिटी कर लीजिए, है ना, सोसाइटी कर लीजिए, और गवर्नमेंट स्कीम्स कर लीजिए। ठीक है, अगर आपके पास टाइम होता है तो। लेकिन सबसे पहले आपको किस पे मास्टर करना है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक्स और एनवायरनमेंट पे। तो ऐसे आपका जो करंट अफेयर्स होगा वो भी कवर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात कर लेते हैं कि मेंस की तैयारी करें या ना करें, मेंस के पर्सपेक्टिव से कुछ पढ़ें या ना पढ़ें। तो मैंने आपको पहले ही 2 कैटेगरी ऑफ पीपल बताई थी, है ना। एक तो थे 7 डे में पर सब्जेक्ट करने वाले, और दूसरे जो थे वो थे 15 डे में पर सब्जेक्ट ख़त्म करने वाले, पर सब्जेक्ट। ठीक है, तो अगर आप इस कैटेगरी में हो 7 डे पर सब्जेक्ट में, यानी कि आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी हो चुकी है। और इस कैटेगरी में मैंने बताया भी था कि आपको 2 सब्जेक्ट रिवाइज करने के, यानी कि आप इस कैटेगरी में हो तो आप क्या कर सकते हो, आप फरवरी, मार्च, अप्रैल, सॉरी नॉट अप्रैल, फरवरी और मार्च, इस 2 महीने मेंस के पर्सपेक्टिव से थोड़ी बहुत पढ़ाई कर सकते हो, प्लस आंसर राइटिंग भी कर सकते हो। इसमें कौन आएगा, इसमें वो आएंगे जो 1-2 अटैम्प्ट दे चुके हैं और कम से कम वो प्रीलिम्स क्लियर कर चुके हैं। मोस्ट ऑफ द पीपल वही होंगे जिन्होंने प्रीलिम्स क्लियर कर लिया है। पर वो उन लोगों का क्या जिन्होंने अभी तक प्रीलिम्स क्लियर नहीं किया है। तो जिन्होंने अभी तक प्रीलिम्स क्लियर नहीं किया है उनको मैं सजेस्ट करूंगा कि बस आप प्रीलिम्स पे फोकस करो, अपना 100% प्रीलिम्स पे फोकस करो। पर इसमें भी कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्होंने 2-3 साल से तैयारी की है और अपना पहला अटैम्प्ट भी नहीं दिया है, और उनके जो मॉक टेस्ट है उनमें काफ़ी अच्छे स्कोर आ रहे हैं। ठीक है, अगर काफ़ी अच्छे स्कोर आ रहे हैं तो ऐसे लोग भी इन लोगों की तरह थोड़ा मेंस ओरिएंटेड पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है, जैसे रिवीजन कर लेना और उसके बाद आंसर राइटिंग करना। ठीक है, अगर आपके मॉक टेस्ट में, ये आप तभी करना अगर आपके मॉक टेस्ट में 70+ नंबर आ रहे हैं। ठीक है, नहीं तो बाकी लोगों को टोटली कहाँ फोकस करना है, प्रीलिम्स पे फोकस करना है। ठीक है, लास्टली मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो 4 महीने हैं ना, ये डिसाइड करते हैं कि कौन प्रीलिम्स को क्वालिफाई करेगा और कौन प्रीलिम्स को क्वालिफाई नहीं करेगा। कुछ लोग यहाँ ऐसे होंगे जो स्ट्रेस में चले जाएंगे और फिर वो तैयारी नहीं करेंगे, और कुछ लोग ऐसे होंगे वो भी स्ट्रेस में होंगे, क्योंकि यहाँ स्ट्रेस सबको होनी है। यहाँ 1% भी एस्पिरेंट नहीं होंगे जिनको स्ट्रेस नहीं होनी है। 100% एस्पिरेंट्स को स्ट्रेस यहाँ पे होना है। आपको लगेगा कि मैं कर पाऊँगा नहीं कर पाऊँगा, ये सेल्फ डाउट भी आएगा, पर आपको खुद पे भरोसा रखना है। ठीक है, तो कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो स्ट्रेस में जाएंगे और उसके बाद वो पढ़ाई नहीं करेंगे। स्ट्रेस में जाना बड़ी बात नहीं है, बस स्ट्रेस में जाके वो पढ़ाई नहीं करेंगे, उनका कॉन्फिडेंस लो हो जाएगा, वो प्रिपेयर करते नहीं रहेंगे। तो इससे क्या हो जाएगा, इनका प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं होगा। वहीं कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं ये भी स्ट्रेस में जाएंगे कि स्ट्रेस में सबको जाना है ना,
कोई इससे बच नहीं सकता है, क्योंकि प्रीलिम्स का गेम ही उतना टफ है, ठीक है। तो ये भी स्ट्रेस में जाएंगे, बट ये स्ट्रेस में रहते हुए भी ये पढ़ाई करेंगे, ठीक है। ये डिसिप्लिन रहेंगे, अपने टाइम टेबल को फॉलो करेंगे, उस रूटीन के हिसाब से पढ़ाई करेंगे, ठीक है। तो ये गेम जो है इसी का है। अभी जो आपका टेस्ट हो रहा है ना, ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ टेस्ट हो रही है। अगर आप डिसिप्लिन रह सकते हो, अगर आप स्ट्रेसेबल कंडीशन को झेल सकते हो, है ना, तो आप एक आईएएस अधिकारी बनने के लायक हो। तो आपको फोकस करना है कि आप डिसिप्लिन कैसे रहें, ठीक है। स्ट्रेस आएगा, सेल्फ डाउट आएगा, सबको इग्नोर करके या फिर सबको झेलते हुए भी आपको अपना मेन फोकस कहाँ रखना है, डिसिप्लिन पे। देखिए दुनिया में जितने लोग हैं ना, उनको दो चीज़ों से तो गुजरना होता है। पहला, या तो पेन ऑफ डिसिप्लिन, डिसिप्लिन का पेन, ठीक है, डिसिप्लिन का दर्द, है ना, सबको झेलना पड़ता है। डिसिप्लिन इज़ नॉट ईजी, तो सबको झेलना पड़ता है। या फिर पेन ऑफ रिग्रेट। जो लोग पेन ऑफ डिसिप्लिन झेल लेते हैं, यानी कि डिसिप्लिन का दर्द झेल लेते हैं, उन्हें ये रिग्रेट का दर्द झेलना नहीं पड़ता है। उन्हें किसी चीज़ का रिग्रेट नहीं होता बाद में कि काश मैंने कर लिया होता। और जो लोग डिसिप्लिन के दर्द से डर जाते हैं, है ना, वो डिसिप्लिन नहीं रह पाते, उन्हें बाद में रिग्रेट का दर्द झेलना पड़ता है, ठीक है। तो आपको चूज़ करना है कि आपको डिसिप्लिन का दर्द सहना है या रिग्रेट का। थैंक यू।